ओके, यस, लेट अस बिगिन आवर क्लास। कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट है? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? एक छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं वापस। कल हमने देखा था कि जब टारगेट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करती है और उस केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या क्या करना है। सबसे पहले कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करनी है। कंसिडरेशन किस तरह से दे सकते हैं? कैश पेमेंट दे सकते हैं, एसेट दे सकते हैं, कोई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं, कोई अदर सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड वगैरह इशू किया जा सकता है, और डेफर्ड पेमेंट भी हो सकती है और कंटिजेंट पेमेंट भी हो सकती है। या फिर आपने किसी टारगेट कंपनी के किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया और डायरेक्टली, ये भी हो सकता है। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है। इनमें से डेफर्ड और कंटिजेंट कंसिडरेशन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे आएगी, रेस्ट अदर फेयर वैल्यू पे आएगी, कैश तो कैश होता ही है। फिर हमने एक एग्जांपल से समझा था कि किस तरह से कंसिडरेशन निकाली जाएगी। उसके बाद में हमने देखा था गुडविल और बार्गेन परचेज किस तरह से निकाली जाती है। गुडविल क्या होती है? जब आप उसको ज्यादा पेमेंट करके आए हो और उसकी कम असेट्स आपके पास में आ रही है, और सेम बार्गेन परचेज इसका उल्टा, रिवर्स। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, कल ब्रीफ पढ़ लिया था ये सारा हमने। और एक हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई करके एक वर्ड सिर्फ लिखा था, थोड़ा बहुत समझा था उसके बारे में। आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? कैन वी मूव फॉरवर्ड? सिर्फ एक जवाब आया है। ओके, हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखा था कल। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाया था। एक बार कोई रिपीट करेगा? व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? यस, एनीवन, कोई भी? व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? किसी बिजनेस को अगर अपन परचेज करते तो जितने अपन ने परचेज करे जो रिमेनिंग रह जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर उनको नॉन कंट्रोलिंग। यस, वो पार्ट जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने परचेज नहीं किया तो सिंपली हमारा कंट्रोल नहीं है उस पार्ट पे। तो वो पार्ट जो हमारा, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आज लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। परसेंटेज कितना है एनसीआई का, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपने 70% परचेज कर लिया तो 30% एनसीआई है। अगर आपने 65% परचेज किया तो 35% एनसीआई है। अगर आपने 85% परचेज किया है तो 15% एनसीआई है। ठीक है, तो परसेंटेज तो इजीली निकाला जा सकता है। लिख लो, परसेंटेज एनसीआई इज इक्वल्स टू 100% माइनस होल्डिंग परसेंटेज ऑफ पेरेंट कंपनी, जिसको पी कंपनी बोलेंगे। ठीक है, अब नाउ आती है वैल्यू। वैल्यू ऑफ एनसीआई। अपनी अपनी कॉपी में अकॉर्डिंगली चार्ट बनाना। दो पार्ट बनेंगे और फिर दूसरे वाले के वापस से दो पार्ट बनेंगे। यस, रिपीट। बाय होल्डिंग ऑफ पेरेंट कंपनी। ओके सर, डन। डन सिद्धार्थ।
ठीक है, पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। दूसरा है फेयर वैल्यू मेथड। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी बता सकता है? आई थिंक आप लोगों में से एनीवन वांट टू टेक अ चांस? नो वन? जो सर नेट एसेट निकाली थी उसमें से ये जो एनसीआई का परसेंटेज है उसको इंटू कर देंगे। बिल्कुल, नेट एसेट ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ एनसीआई। ये तो हो गया प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। अब फेयर वैल्यू मेथड। फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है। अगर गिवन हो तो क्या करोगे? तो वही ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू एनसीआई की गिवन होगी, आपको शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन होगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय एनसीआई मल्टीप्लाइड एफएमबी पर शेयर ऑफ कंपनी। पर शेयर ऑफ टी कंपनी। और जब एफएमबी नॉट गिवन हो तो कंसीडरेशन पेड डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ एनसीआई। जब आपको फेयर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? कंसिडरेशन पेड डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ एनसीआई। क्लियर है चार्ट सबको? वैल्यू ऑफ एनसीआई कैसे निकालेंगे? दो मेथड दिए हुए हैं, पहला प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, दूसरा फेयर वैल्यू मेथड। अगर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड के लिए बोला जाता है तो नेट एसेट ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एनसीआई। नहीं बोला जा सकता है, फेयर वैल्यू मेथड के लिए बोला जा सकता है। तो फिर दो ऑप्शन है, जब एफएमवी आपके पास गिवन है, दूसरा एफएमवी आपके पास गिवन नहीं है। जब एफएमवी गिवन है तो नंबर ऑफ शेयर इनटू एफएमवी पर शेयर करना है, जितने एनसीआई के शेयर है उनसे। और जब नहीं गिवन है तो कंसिडरेशन पेड डिवाइड बाय परसेंटेज होल्डिंग ऑफ पेरेंट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज होल्डिंग ऑफ एनसीआई। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? नो सर। चले आगे, लिख लिया सबने? आपको क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा कौन सा मेथड यूज करना है, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट वैल्यू मेथड यूज करना है या फिर फेयर वैल्यू मेथड यूज करना है।
तो आप अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट अपना कर सकते हैं। और नहीं बोलता है क्वेश्चन, तो फिर आप फेयर वैल्यू मेथड की तरफ जाइएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप जो भी निकलेगी वो उठा करके यहाँ पे ऐड कर देंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू में, और उसमें से नेट एसेट ऑफ टारगेट कंपनी जो है वो आप लेस कर देंगे, तो आपका गुडविल या बार्गिन परचेज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गुडविल है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो बार्गिन परचेज है। नेगेटिव करके शो मत करना कि माइनस के 6,000, ये शो मत करना, शो तो 6,000 ही करना है और आगे लिख देना है बार्गेन परचेज। अब पॉजिटिव आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे गुडविल लिख देना। बट अगर माइनस में आंसर आ रहा हो तो माइनस शो मत करना, 6,000 लिख करके और लिख देना बार्गेन परचेज ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये था नेट एनसीआई की कैलकुलेशन करना। नाउ नेक्स्ट, जर्नल एंट्री। चलो जर्नल एंट्री से पहले एक चीज और लिख लो, उसके बाद जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। ताकि जर्नल एंट्री 2 बार नहीं लिखनी पड़ेगी। स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? कुछ भी? सर पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका प्रोपोजिशन कभी आगे सुना नहीं है। ठीक है, और राइट मतलब आंसर सर फिर इसका ये भी बोल सकते हैं, या तो एक्विजिशन है वो रुक रुक के हो रहा है, किस पे हो रहा है? मतलब अभी जैसे एट द टाइम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप्स में हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। हाँ ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, सही जा रहे हो। हाँ तो मतलब जैसे धीरे धीरे एक्वायर करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वही होगा मतलब स्टेप एक्विजिशन के। फर्स्ट टाइम में कुछ कर लिया, दूसरे टाइम में एग्रीमेंट बना लिया, तीसरे टाइम में परचेज कंसिडरेशन डिसाइड कर लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा थोड़ा ऐसा थोड़ा नहीं सा है। गलत चलेगा, थोड़ा सा गलत चलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कोई घर परचेज किया, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली ने एक सबसे पहले घर परचेज किया, खाली घर था। फिर धीरे धीरे करके उसमें फर्नीचर लाना शुरू किया, जितना बजट होता है उस हिसाब से लाता है अगला। पहले बजट था बेड वगैरह लाने का, तो बेड वगैरह लेके आया, अलमीरा लेके आया। फिर उसका बजट थोड़ा सा बढ़ा, फिर वो एसी लेके आ गया, फ्रिज लेके आ गया। फिर थोड़ा और बढ़ा तो डाइनिंग टेबल भी लेके आ गया। फिर थोड़ा और बजट बढ़ा तो वो सोफा लेके आया। धीरे धीरे करके उसने सारे घर का सामान, घर का पूरा सामान धीरे धीरे करके वो लेकर के आ गया। ये क्या था? ये था स्टेप बाय स्टेप आपने उस घर को फुल्ली फर्निश कर दिया। सेम चीज को अगर मैं अकाउंट्स में जोड़ू, कैसे? आपने टारगेट कंपनी के पास गए, आपका बजट थोड़ा सा था, आप उससे 10% शेयर लेकर के आ गए। फिर आपके हाथ में फिर से पैसा आया, आप फिर टारगेट कंपनी के पास गए, फिर उससे 20% शेयर लेकर के आ गए। टोटल कितना हो गया?
30। फिर आपका बजट आया साल 1.5 साल बाद, थोड़ा सा बजट बढ़ा आपका, आप उससे 15% शेयर और लेकर के आ गए, टोटल कितना हो गया 45। फिर आपका बजट फिर थोड़ा सा बढ़ा 1.5 साल बाद, फिर आप गए, फिर आप उससे 20% लेकर के आ गए। अब आपने जब वो 20% परचेज किए, पहले आपने 10 किया, कंट्रोल आया, यस और नो? नहीं। नहीं। फिर आपने 20 परचेज किए, टोटली में 30 हुआ, कंट्रोल आया? नहीं। एसोसिएट बन गई। आपने 15% परचेज किया, टोटलिटी में हुआ 45%, कंट्रोल आया? नहीं। नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने अगले 20% परचेज किए, आपके पास उसका कंट्रोल आ गया। अब जब कंट्रोल आ गया, जब वो 20% परचेज किए लास्ट वाले और कंट्रोल आ गया, तब ये सारा बिखेरा करना शुरू करना है। तब आपको ये सारी प्रोसेस बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली शुरू करनी है। आया समझ में? स्टेप एक्विजिशन मतलब आप एक साथ उसके सारे शेयर परचेज नहीं करके, अपने बजट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके परचेज करते हो। दिस इज कॉल्ड स्टेप एक्विजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15% परचेज किया 1/4/16 को, नो कंट्रोल। फिर 20% परचेज किया सर 31/17 को, 1 मिनट रुक जाओ, क्यूमुलेटिव आपका हो गया 35%, नो कंट्रोल। फिर आपने वापस से 30% परचेज कर लिया ऑन 1/4/18 को, क्यूमुलेटिव कितना हो गया 65%, कंट्रोल ऑब्टेन्ड, बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टार्ट। सर हाँ, मुझे ना ये पूछना था, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो सर फिर कंसोलिडेशन क्यों बनाया कि इसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसमें क्यों बनाया? मतलब दोनों ही चीजें फिर सेम ही है। आई थिंक आज क्लास एंड तक इसका आंसर मिल जाना चाहिए, अदरवाइज फिर कल वाले जब स्टेप्स करेंगे तो मिल जाएगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अभी आंसर करता हूं। पहले आपसे पहले किसी ने और कुछ डाउट पूछना चाहा था, वो कौन था? मैं थी सर। हाँ पूछो। सर जैसे ना अपन को स्टेप एक्विजिशन करना हो, तो जैसे इसमें 16 17 18 साल, मतलब 3 साल तक, ये ऐसे क्या प्री कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या कि मैं इस डेट को? नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने बजट के, आप तो जब मैंने अभी एग्जांपल दिया था घर वाला, आप सिंपली सोचो ना, आप जब घर में सामान लेके आ रहे हो, आपके शॉपकीपर से कॉन्ट्रैक्ट करके लाते हो कि मैं 3 सालों में थोड़ा थोड़ा करके सामान लेके जाऊंगा? नहीं। जब आपका बजट होता है आप जाते हो सामान ले आते हो। हाँ। सेम चीज यहाँ पे है, जब पेरेंट कंपनी का बजट हुआ वो तब जाकर के परचेज कर लाई उस कंपनी में शेयर अपना। अच्छा। तो कंपनी का पहला बजट हुआ 1 अप्रैल 2016 को, उस दिन ले आई। फिर 31 अक्टूबर को हुआ, फिर ले आई। फिर ज्यादा बढ़िया रिटर्न मिलने लगी तो हैंड टू हैंड 6 महीने बाद फिर से ले लिया। तो ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कब परचेज करती है। ओके सर। बट ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे करके कब कंट्रोल आ जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये स्टेप एक्विजिशन बना दिया करा कि जब धीरे धीरे कंट्रोल आने लग जाए आपके पास में, तो आपको क्या करना है। दूसरी ओके चीज, सर। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट में अब तक हमने लेस देन 100% ही पढ़े हैं, बट 100% भी हो सकते हैं शेयर। तो बस उसमें एनसीआई की कैलकुलेशन नहीं होगी, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है। यस सर। और ओके। सर एक और चीज पूछूं? हाँ, ये 20% के नीचे 31 10 17, उसके नीचे वो क्या लिखा है? क्यूमुलेटिव थर्टी क्यूमुलेटिव फाइव थर्टी परसेंट फाइव परसेंट नो कंट्रोल। हाँ, नो ये कंट्रोल। 35% पे कंट्रोल नहीं आया ना आपके पास, अच्छा। इसलिए नो कंट्रोल। और है ना, फिर वो 30% जब एक्वायर किया,
तो उसमें ना कंट्रोल ऑब्टेन, उसके आगे क्या लिखा है? कंट्रोल ऑब्टेन बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टार्ट। ओके सर। 103 अप्लाई। ठीक है, नाउ कम टू द शिवानीज क्वेश्चन। शिवानी, आपका क्वेश्चन था कि जब बिजनेस कॉम्बिनेशन कर ही रहे हैं तो कंसोलिडेशन करने की क्या जरूरत आई? एम आई राइट? ये सर मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी वही चीज हो रही है तो कंसोलिडेशन में फिर क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने फर्स्ट क्लास जिस दिन बिजनेस कॉम्बिनेशन की ली थी उसी दिन ये बात बताई थी आप लोगों को कि बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन क्यूमुलेटिव चैप्टर है, कंटिन्यू चैप्टर है, साथ में चलेंगे दोनों। जैसे ही बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म होगा कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जिस दिन बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म हुआ कंसोलिडेशन ऑटोमेटिक बिगिंस हो जाएगा। मतलब क्या है इस चीज का? आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया मान लीजिए 15 जुलाई 2022 को, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको किस दिन करना है? ऑन 15 जुलाई 2022। ऑन द वेरी सेम डे आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन करना शुरू कर देना है। मतलब हाँ आपको ये हाँ। सारी कैलकुलेशन करनी शुरू कर देनी है। यस कंसोलिडेशन सर। कैसे होगा? हर उस बैलेंस शीट डेट जो कंट्रोल ऑब्टेन होने के बाद में आएगी, कंट्रोल ऑब्टेन करने के बाद हर बैलेंस शीट डेट पर कंसोलिडेशन होगा। मतलब वो कंसोलिडेशन लास्ट मतलब के आपको दिन। अपने और सामने वाली कंपनी, टारगेट कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया है, उसके दोनों के फाइनेंशियल्स को मिला करके दिखाना है आपको। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। जिस दिन कंट्रोल ऑब्टेन हुआ तब से लेकर के हर बैलेंस शीट डेट पर, जब तक आपका कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए दो ओके सर। सेपरेट इंडेक्स बनाए गए और दोनों सेपरेट हमको पढ़ने हैं। मतलब ये फर्स्ट डे ऑफ एक्विजिशन लगेगा और वो लगेगा ईयर एंड पे। यस, जिस दिन कंट्रोल ऑप्टेन हुआ ये तो उस दिन काम करो, खत्म करो, खत्म। इसका तो काम इतना ही है। कंसोलिडेशन हर बैलेंस शीट डेट पर चले जाएगा फिर आगे। क्लियर? ये सर। चलो, स्टेप एक्वेशन में इतना लिखा सबने? तो चलो, अब सिंपली स्टेप एक्वेशन हो रहा है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ गुडविल और बार्गेन परचेज कैसे निकालोगे? जो चेंज आना है वो गुडविल बार्गेन परचेज में आना है, बाकी सब तो सेम रहना है। अब मुझे क्यों नहीं तो क्यों होना है ऐसा? क्योंकि जिस दिन आप बिजनेस कॉम्बिनेशन किस दिन करोगे, देखो आप, जो आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है उस एग्जांपल को देख करके बताओ, ऑन विच डे बिजनेस कॉम्बिनेशन विल हैपन? 1/4/18। 1/4/18 को। तो 1/4/18 को आप कंसीडरेशन पेड तो सिर्फ 30% के लिए लिखोगे, एनसीआई लिख दोगे 35% का, नेट असेट तो 100% रहेगी। बचे हुए 35% का क्या किया जाए? अब आप गुडविल और बार्गेन परचेज कैसे निकालोगे? कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस नेट कंपनी, पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो बार्गेन परचेज। कुछ समझ नहीं आया। आपने शायद ऐसा बोला, कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स नेट असेट्स ऑफ टारगेट कंपनी। इज इक्वल्स टू गुडविल और बार्गेन परचेज। हाँ, मतलब अगर पॉजिटिव आया तो गुडविल, ठीक है, तो नेगेटिव आया तो कंसिडरेशन पे हुआ 30% के लिए, एनसीआई आया 35%, नेट असेट आई 100%। वो सर जो पहले पे किया है वो भी तो ऐड करेंगे। पहले जो ऐड किया उसको कैसे करोगे? पहले जो पे किया उसको कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है खुश, हमने 35% पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको यहाँ पे क्या कैसे लेके आऊं ये तो बताओ। सही जा रहे हो? आई थिंक रशिका ने टीचर वाले पे। बोला और खुश ने मैसेज किया है, सही जा रहे हो एकदम।
जो पहले शेयर परचेज करे थे ना, कंसिडरेशन की एंट्री कर देंगे। वो तो तब भी करिए एंट्री तो। एंट्री सर तो जिनको कंपनी का पहले रूम है, ही शेयर रूल है, वगैरह जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हैपन हुआ आपको उस दिन एंट्री करनी है उसकी। एंट्री तो आपने 1 अप्रैल 2016 को भी करी है, 31 अक्टूबर 2017 को भी करी है। सर जितने भी परसेंटेज के शेयर आए वो फ्यूचर वैल्यू पे लेके आएंगे क्या, मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू का तो शायद पूरी अकाउंटेंसी नहीं, पूरी पीएमए में आई डोंट थिंक सो कहीं पे है। अच्छा ठीक है सर। जा सही रहे हो शिवानी, वर्ड्स गलत हो गए बस। जा सही रहे हो, फ्यूचर की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज कर लो। फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, एग्जैक्टली, राइट आंसर रशिका। फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली पेड कंसिडरेशन या फिर फेयर वैल्यू ऑफ ऑलरेडी हेल्ड शेयर। अगर मैं वो भी ऐड कर दूं 35% से, तो एडिशन भी 100% हुआ, डिलीशन भी 100% हुआ। नाउ द आंसर विल बी जस्टिफाइबल। समझ नहीं आया सर। गुडविल और बार्गेन परचेज इज इक्वल्स टू कंसिडरेशन पेड on control date plus fair value of already held investment previous acquired share plus NCI minus net assets of T company. गुडविल या बार्गेन परचेज। आपने कंसिडरेशन पे किया 35% के लिए, सॉरी 30% के लिए। फेयर वैल्यू ऑफ ऑलरेडी एक्वायर्ड शेयर जो आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट के नाम पे दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन टी कंपनी करके जो आपकी बुक्स में दिख रहा होगा, उस 35% पार्ट की फेयर वैल्यू लेकर के आएंगे उस दिन की जिस दिन कंट्रोल ऑब्टेन हुआ है, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना हुआ, 30% प्लस 35%, 65% हो गया। एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 35% टोटल हो गया 100%, लेस करेंगे नेट एसेट ऑफ टारगेट कंपनी 100%, गुडविल और बार्गेन परचेज निकल जाएगा। अब आया समझ में मोनिका? यस सर। क्लियर सबको? सच सच बताना, रात को मतलब कल शाम को जाकर के या जब भी आपकी क्लासेज एंड हुई थी उसके बाद रिपीट किस किस ने किया था कल वाला? कोई नहीं बोला, ना किसी का मैसेज आया। फेयर वैल्यू का मतलब तो यही होता है ना कुछ, कि कंट्रोल डेट पे निकलेगी। फेयर वैल्यू तो मतलब जिस दिन आप कंट्रोल ऑब्टेन कर रहे हो उसी दिन जो वैल्यू है वही फेयर वैल्यू है। मान लीजिए आपने एक्विजिशन जब किया था तब दोनों का मिला करके 1 लाख रुपए दिए हुए थे, आज उसकी वैल्यू 25 करोड़ रुपए हो गई, तो फिर 25 करोड़ ही आएगा यहाँ पे, 1 लाख नहीं आएगा। फेयर वैल्यू ऑफ ऑलरेडी हेल्ड इन्वेस्टमेंट प्रीवियस एक्वायर्ड शेयर, लिख दूं आगे और? लिख लो लाइन हो तो। FV on the date of control।
चलो अच्छी बात है, इतने मैसेजेस आए कि हमने किया है। नहीं जिसने किया हो कर लो, फायदे में रहोगे, वरना चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ऑल्दो ये दोनों चैप्टर्स बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले भी इसी तरह से पढ़ाया था कि ये बहुत इजी फ्लो में समझ में आए। बट ये दोनों चैप्टर्स अगर एक भी दिन माइंड से बाहर निकले ना, उस दिन से ये कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इनको पढ़ो उसी तरह से कि ये कॉम्प्लिकेट ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए डेली रिवीजन रिक्वायर्ड है। चलो, गुडविल और बार्गेन परचेज निकालना आगे स्टेप एक्विजिशन के केस में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑलरेडी हेल्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालना है, जिस दिन ऑप्टेन हो गया कंट्रोल उस दिन तक, रेस्ट अदर विल बी सेम। चलो आगे, यस और नो? यस सर। यस सर। कौन सा है हमारा फिफ्थ? हाँ। जर्नल एंट्री। मजे की बात है, फाइनल के स्टूडेंट हो बट एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है। मजे की बात है ये कि आप फाइनल के स्टूडेंट हो और आपसे जो है जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है पेपर में। ठीक है, तो जर्नल ऑफ पी कंपनी। पी कंपनी का मतलब क्या हुआ? पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी जिसने एक्विजिशन किया है। ठीक है, टारगेट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट वाले में इसी की जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, सामने वाले की बुक्स में कोई जर्नल एंट्री नहीं है, सिंपली है कंसिडरेशन रिसीव करना है, खत्म बात। उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती उसके बुक्स में, सिंगल एंट्री नहीं होती, सिर्फ कैश रिसिप्ट की एंट्री होगी, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, पेरेंट कंपनी के बुक्स में एंट्रीज पढ़ेंगे। चलो बताओ क्या एंट्री होगी, कौन बताएगा, बताओ क्या दिमाग में आ रहा है कि क्या एंट्री होनी चाहिए पेरेंट कंपनी के बुक्स में? सर एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर कोई गुडविल है तो वो डेबिट हो जाएगी। हम्म। टू लायबिलिटी, हम्म। टू गेन अगर हो रहा है बार्गेन परचेज पे तो ठीक है। और क्या आएगा? टू टू कंसिडरेशन। पीसी, टू पीसी, हाँ। और एक और ये, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कुछ है तो शायद, हाँ। टू कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, होने का आपकी और तो आवाज अगर आई नहीं, पहले क्या, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हम्म। वो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसने बोला। शिवानी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आज यूज किया है वर्ड, अब मत करना यूज, कहीं भी यूज करोगे तो ये मान मतलब नॉन कंट्रोल, सामने वाला वो ये सर सोचेगा मैंने, कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट इंडियस, क्योंकि इंडिया में ओके सर, माइनॉरिटी वो इंटरेस्ट का कहीं यस नाम में नहीं है। है। टू ओके सर। to previously held equity interest in acquiring to बिल्कुल। gain from a bargain purchase if any, अगर गुडविल ना हो तो। बिल्कुल। और लाइबिलिटीज तो है ही टू साइड में, हम्म। एसेट्स डेबिट हो ही जाएगा, हम्म। और कंसिडरेशन पे करेंगे तो वो टू कंसिडरेशन हो जाएगा। हम्म।
चलिए वेरी गुड, सबके एंट्रीज बहुत सही थी। असेट्स अकाउंट डेबिट, किसकी असेट? एक्वायरी कंपनी की। टारगेट कंपनी की। तो यहाँ पे लिखूं फिर अलग से असेट्स ऑफ टारगेट कंपनी, लाइबिलिटीज ऑफ टारगेट कंपनी, या चलने दूं ऐसे ही असेट अकाउंट डेबिट से समझ जाओगे? छोटा सा ब्रैकेट में लिख दो सर। सर लिख तो दीजिए कि बाद में अगर रिवीजन करेंगे तो हमारे को एग्जैक्टली। दिक्कत नहीं होगी। असेट्स ऑफ टारगेट कंपनी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज ऑफ टारगेट कंपनी अकाउंट, टू एनसीआई, टू कंसीडरेशन। अच्छा, एनसीआई को एनसीआई ही दिखाना है? ये फुल नहीं लिखना है नाम? हाँ नाम मतलब जो भी एनसीए का है वो फुल फॉर्म नहीं लिखना है कभी? नहीं, एनसीआई इन टारगेट कंपनी, एनसीआई ऑफ टारगेट कंपनी, ऐसा करके कुछ भी, या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सिंपली इतना सा भी दिखाया जा सकता है। जहां एनसीआई आपने लिखा है ना, वहां पे लिख लो एनसीआई विल बी शोन इन अदर इक्विटी। जगह है आप लोगों के पास में कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई के नीचे? मैं तो जगह बना दूंगा। नहीं है सर, मैच के ऊपर लिखना पड़ेगा। चलो कहीं भी ऊपर, पेज के ऊपर या कहीं पे नोट डाल के लिख लो। एनसीआई के साथ लिखोगे तो क्या है ना कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में, पढ़ने में। नोट पहला, एनसीआई विल बी शोन in shareholder fund as separate balance sheet item। जब आप शेयर होल्डर्स फंड दिखाओगे ना, तो उसी में नीचे एक और नया आइटम बना करके लिखोगे एनसीआई ऑफ टी कंपनी। और जो गुडविल परचेज की थी ना आपने, क्योंकि ये परचेज गुडविल है इसलिए बुक्स में आएगी। अदर देन परचेज गुडविल होती है तो बुक्स में नहीं आती है। बट क्योंकि ये परचेज गुडविल है, आपने कंसिडरेशन ज्यादा पे किया है, आपने खरीदी है उसकी गुडविल को, तो गुडविल विल बी शोन इन, कहां पे शो करूं गुडविल को? बैलेंस शीट में एसेट साइड साइड में सर। असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। आजकल तो साइड होती ही नहीं है, आजकल तो ऊपर नीचे वाली बैलेंस शीट बनती है। और बार्गेन परचेज कहां पे शो होगा फिर? लायबिलिटी साइड। हाँ क्या बोलो बोलो यार, चुप क्यों हो जाते हो? आप पता है सही बोल रहे होते हो, जस्ट लायबिलिटी बिकॉज यू ऑल आर इन फाइनल। ठीक है, सबका दिमाग इतना खुल चुका है फाइनल तक आते आते कि चीजें अगर आप अंदाजा भी लगाओगे तो भी सही हो जाती है। कई चीजें पता है पेपर में भी कई बार ये होता है, जब आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा होता है ना, लेकिन आप अगर अंदाजा लगाते हो तब भी वो सही निकलता है। आप लोगों ने डोंट नो फेस किया या नहीं किया अब तक कभी किसी एग्जाम में या कहीं भी, बट बहुत इजीली आप ट्रेस कर सकते हो। आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगाओगे तब भी वो सही निकल जाता है। कई बार क्या होता है, मुझसे कोई ऐसे ही पूछ लेता है बाहर
कि आप सीएमए हो ना, आप मुझे ये बता दो, ये बता दो, कोई कोई इनकम टैक्स का पूछ लेता है, कोई जीएसटी का कुछ पूछ लेता है। कई बार हमारा अंदाजा भी सही जाता है, ठीक है, हम हर टाइम हर चीज रट के याद करके नहीं रख सकते। कई बार कई चीजें स्किप हो जाती है, माइंड से रिकॉल करनी पड़ती है। तो उस टाइम पर अगर किसी ने पूछा, आपने अंदाजे से भी कुछ बताया ना, तब भी वो सही निकलता है, जस्ट बिकॉज आपके माइंड में उतना बैकअप होता है उन चीजों को लेकर के, तो आप सही जा रहे होते हो। जैसे अभी स्टेप इक्वेशन वाला सीन था, शिवानी ने बोला था उस टाइम पे फ्यूचर वैल्यू, सिर्फ एक फ्यूचर वर्ड हटाना था। रशिका जैसे ही इतना सा वो दिया, रशिका ने तुरंत बोल दिया फेयर वैल्यू कर दो उसको। कई बार अंदाजे सही लगते हैं हमारे, वो वाली बात है। तो बार्गेन परचेज कहाँ जाना चाहिए? कुछ ने लाइबिलिटी साइड लिखा, गलत। लाइबिलिटी साइड में कहाँ जाना चाहिए, चलो ये बता दो। अदर इक्विटी। अदर इक्विटी, लाइबिलिटी इज राइट, एंड इन अदर इक्विटी में शो होगा। अदर इक्विटी में शो करने का रीजन, चलो गुडविल तो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए मैंने मान ली कि आपने उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। बट बार्गेन परचेज, इसको आप सर बैलेंस शीट में क्यों लेके जा रहे हो? उसकी वजह से हमें कम शेयर देने पड़ गए, मतलब बार्गेन परचेज जो हम ज्यादा देते तो कम देने पड़ गए। सर हम्म, शायद प्रॉफिट होगा बार्गेनिंग परचेज, क्योंकि हमने कम में खरीदा है, हाँ तो बिल्कुल सही मतलब जा जो रहे हो। अमाउंट हमारा प्रॉफिट में नहीं होगा। नहीं समझ नहीं आया, प्रॉफिट हो रहा है हमारा, फिर आगे? तो वो अकाउंट हमारे P&L क्रेडिट, मतलब वो बैलेंस शीट में बनाते हैं ना, P&L प्रॉफिट क्रेडिट। तो आप बोल रहे हो पीएनडल में जाना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, मतलब बैलेंस शीट में यहाँ पे शो होगा P&L हेड में। नहीं, बैलेंस शीट में तो अदर इक्विटी में एक नया आइटम बनेगा, बार्गेन परचेज ऑन परचेज ऑफ टी कंपनी शेयर। हाँ पीएनडल वीएनडल में कहीं नहीं जाएगा ना, पीएनडल के साथ जाएगा, अलग से सेपरेट बनेगा अदर इक्विटी में। बार्गेन परचेज ऑफ टारगेट कंपनी, बार्गेन परचेज ऑफ टारगेट कंपनी, बार्गेन परचेज इन शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, कुछ भी नाम दे दो। बट मैं मतलब ये पूछ इसकी रहा वजह हूँ से कि सर, आप उसको बैलेंस शीट में लेकर के ही क्यों गए? आप उसको क्योंकि पीएनडल अकाउंट में डाल करके खत्म क्यों नहीं कर रहे? जब आप कोई एसेट सेल करते हो, तब भी उसको पीएनडल अकाउंट में डाल के खत्म कर देते हो ना। सर इसकी वजह से कम वाले शेयर ज्यादा में मिल गए ना, इसकी वजह से, ज्यादा मिल गए इसकी ठीक वजह है, से, मतलब तरीका सही है, आपकी भावनाएं एकदम सही है, वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो रही है। जब आपने बार्गेन परचेज किया, तो उसकी वजह से आपको सामने वाली कंपनी के असेट और लायबिलिटी आपके पास आ रही है, यानी उसकी कंपनी के जो सामान आपके पास आ रहे हैं वो सब आपकी बैलेंस शीट में ही हिट होंगे। तो इसलिए इसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी बैलेंस शीट में ही हिट होगा। गुडविल क्या है? लॉस ही तो है, बस नाम दे दिया उसको गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है? कम चीज के ज्यादा पैसे दे के आए। अगर आप घर पे किसी सब्जी मान लीजिए कोई 40 रुपए किलो है, मम्मी ने बोला कि नहीं ये तो 30 रुपए किलो ही थी, तो क्या बोलोगे? 10 रुपए की गुडविल परचेज करके लाया, ऐसे मम्मी चप्पल मारेगी, क्या बोलोगे? तब मम्मी क्या बोलेगी? आपको 10 रुपए का लॉस करा के आ गया। सेम चीज है, आप जब मार्केट में टी कंपनी को परचेज करने गए, टी कंपनी की वैल्यू 30 रुपए थी, आप देकर के 40 रुपए आए हो, तो आपने क्या बोला? 10 रुपए की गुडविल लेके आया हूं। इंडिया ने मान लिया बड़ी चीज है, बोल दो, गुडविल बोल दो, बाकी है तो लॉस ही। बट क्योंकि वो लॉस या प्रॉफिट बैलेंस शीट आइटम्स की वजह से है, उस कंपनी के जो बैलेंस शीट आइटम है अब वो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे। क्योंकि वो लॉस और प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट आइटम्स की वजह से आ रहा है, तो आप उसको बैलेंस शीट में ही शो करोगे। जो लॉस हुआ उसको गुडविल के नाम से असेट में शो कर दिया, और जो प्रॉफिट हुआ उसको अदर इक्विटी में बार्गेन परचेज के नाम से शो कर दिया। क्लियर है सबको? जी सर। चलो ये 3 नोट थे, वापस से अपनी
एंट्रीज पे आ जाते हैं। Assets of T company account debit, goodwill account debit, to liabilities of T company, to NCI account, to consideration account. इसी में लिख लो टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ टी कंपनी अकाउंट। एक काम करो, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूं, क्योंकि ये तो सिर्फ तब यूज होना है जब टू बार्गेन परचेज। एक क्वेश्चन में या तो गुडविल ही आएगी या तो बार्गेन परचेज ही आएगा, यू ऑल नो। असेट्स ऑफ टी कंपनी अकाउंट फेयर मार्केट वैल्यू पे आएगी। बार्गेन परचेज कौन से स्टेप में कैलकुलेट किया था, गुडविल कौन से स्टेप में कैलकुलेट किया था, स्टेप नंबर सेकंड में। सेकंड में। लाइबिलिटीज एफएमवी पे आएगी। एनसीआई कौन से स्टेप में कैलकुलेट किया आपने, सी में। कंसिडरेशन only apply in case of step acquisition. Step 4. और बार्गेन परचेज स्टेप नंबर 2। क्लियर सबको? सर एक बार लिख ले। वापस? हाँ हाँ लिख लो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सारी एसेट्स फेयर मार्केट वैल्यू पे आएगी। गुडविल आपने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट की है। लाइबिलिटीज फेयर मार्केट वैल्यू पे आएगी। एनसीआई आपने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया है। कंसिडरेशन आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट की है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ टी कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब स्टेप एक्विजिशन हो रहा हो, अदरवाइज इस लाइन को हटा देना यहां से। और बार्गेन परचेज कब आएगा, जब स्टेप नंबर 2 में आपने जो कैलकुलेट किया है वो, या तो गुडविल ही आएगी या तो बार्गेन परचेज ही आएगा। सर ये वाला समझ नहीं आया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ टी कंपनी। हमने किया ना, कुछ हटा दूं इसको, स्क्रीन को हटा दूं, एक सेकंड के लिए हटा रहा हूं। देखो हमने जब स्टेप एक्विजिशन किया था तो हमने डाला ना प्लस एफएमवी ऑफ ऑलरेडी हेल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसकी वैल्यू को भी आपने यहाँ पे लिया था ना। देखो अच्छा ये जो हाँ एंट्री, ये जो आपने गुडविल बार्गेन परचेज कैलकुलेट किया ना, सारी एंट्री इसी से बन रही है। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ एक इसीलिए बुक में रिकॉर्ड तो अपन बुक वैल्यू पे करेंगे ना, फेयर वैल्यू पे थोड़ी हाँ अभी करेंगे। अभी उसका वैल्यू करवा रहा हूँ ना, उसको फेयर वैल्यू पे लेके आ रहा हूँ, अगली एंट्री में लेके आएंगे। ठीक है सर। क्लियर है? चलाओ आगे। यस सर। ये तो हुई आपकी पहली एंट्री। अब लिखो दूसरी एंट्री, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर टू कैश टू अदर मोड ऑफ consideration as provided
इन स्टेप 1। कंसिडरेशन का जो आपने पेमेंट करना है, जैसा आपने स्टेप 1 में किया था, कैसे कैसे किया था, इक्विटी शेयर देके, प्रेफरेंस शेयर दे करके, और उन सब तरीके से किया था ना, वही वाला सीन है। ये आ जाएगा फेस वैल्यू पे, ये आ जाएगा फेस, ये आपका आ जाएगा फेयर वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर का भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, और बाकी सब चीजें वही आ जाएगी। सबको दिखाना, आपने पेमेंट तो सबका किया है फेयर वैल्यू को बेस बना के, तो सब यहाँ पर सब फेस वैल्यू में आएंगे, और बचा हुआ जो डिफरेंस है फेयर वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू का, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। हाँ बोलो, कौन कुछ बोल रहा था बीच में? सर ये ऊपर वाली एंट्री में भी तो मर्ज कर सकते हैं ऐसे। हाँ कर सकते हैं यार, इसको ऊपर कर दो, उसको बाद में कर देना। और सर ये प्रेफरेंस शेयर के नीचे वाला क्या लिखा है आपने? प्रेफरेंस शेयर कि नीचे क्या लिखा है, ट्रू करके कैश कैश कैश। कैश। तीसरी एंट्री लिख लो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ टी कंपनी अकाउंट डेबिट टू OCI और वाइस वर्सा ऑफ अबाउ एंट्री in case fair market value is less than book value. Only in case of step acquisition. सर ओसीए क्या होता है? एक मिनट, पहले एंट्री लिख लो। आपने बुक वैल्यू 1 लाख पे रिकॉर्ड किया हुआ था, और आपको उसको अब लेकर के जाना है 12.5 लाख रुपए पे। तो जो बैलेंसिंग फिगर है 11.5 लाख रुपए, उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे, और उसके बाद में उसको वहां पर ऊपर वाली एंट्री में यहाँ पे आपने दिखाया है, इसमें भी लिख देता हूं 8FB। वैसे तो स्टेप नंबर 4 लिखने से ऑटोमेटिक ही हो गया, फेयर वैल्यू पे आएगी, क्लियर ही हो गया। तो फेयर वैल्यू पर पहले लेकर के भी तो आना पड़ेगा बुक्स में। तो बुक्स में 1 लाख है, उसको 11.5 लाख रुपए और ऐड करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया, टू किसी को करना है, OCI को कर दिया, और बाकी सब सेम रह गया। ये एंट्री सिर्फ तब करनी है जब स्टेप एक्विजिशन हो, अदरवाइज एंट्री नहीं करनी है। अब बात आती है OCI क्या होता है। OCI मीन्स अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, जो आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम है। इंडेक्स ने पर्टिकुलरली बोला इन्वेस्टमेंट्स को जब आपको वैल्यूएशन करना हो, फेयर वैल्यू पे लाना हो, तो अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में लाओ। कई सर्टेन कंडीशंस भी है, उस केस में हर साल इन्वेस्टमेंट को जो है वो फेयर वैल्यू पर दिखाना पड़ता है। उसके लिए अलग से चैप्टर है इन्वेस्टमेंट वाला, अगर हमारे चैप्टर में हुआ तो हम पढ़ेंगे उसको आगे, नहीं है तो लीव इट, नहीं है तो इतना ही आएगा, इतना ही करेंगे, फिर CRT प्रोग्राम के टाइम पे सिखाऊंगा। मीन टाइम सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, OCI को फेयर वैल्यू पर लाने के लिए अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम से करना है। अब उसको वाइस वर्सा कर दो अगर आपकी फेयर वैल्यू कम है, और उसको वही रखो अगर आपकी फेयर वैल्यू सही है।
OCI फुल फॉर्म मीन्स अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। सर जो एंट्री थर्ड है अपनी, ये फर्स्ट एंट्री से पहले होगी ना? हाँ यार, एंट्रियां तो ऊपर नीचे कर सकते हो, होनी सब सेम डे है। सारी 15 जुलाई को अगर कंट्रोल ऑप्टेन किया है तो तीनों एंट्रियां 15 जुलाई को ही होगी। इवन जो नहीं, दूसरी वाली एंट्री है वो तो हो सकता है जब आप शेयर इशू करोगे, जब आप कैश दोगे उस दिन होगी। हो सकता है वो तो 15 जुलाई को हो ही मत। हो सकता है ऐसा, आपने जिस दिन एग्रीमेंट बना लिया, जिस दिन एग्रीमेंट साइन हो गया ना, जिस दिन कंपनी बिक गई, उस दिन हो सकता है दूसरी एंट्री ना हो, क्योंकि शेयर इशू करने में और इन सब में टाइम लगता है। तो हो सकता है दूसरी एंट्री ना हो उस टाइम पे, दूसरी एंट्री फिर बाद में होगी, जिस दिन होगी। हाँ, तीसरी एंट्री को आप पहले कर सकते हो, पहली एंट्री को बाद में कर सकते हो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फर्स्ट एंट्री के अंदर अपन ने लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ टी कंपनी, ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप तीसरी एंट्री को पहले नंबर पे कर देना, पहली को तीसरे पे कर देना। ठीक है सर। और ये वाली एंट्री अपन हर स्टेज पे पास करेंगे स्टेप एक्विजिशन में? देखो, ये डिपेंड करता है, सर्टेन कंडीशंस है उस इंडेक्स में जिसमें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर हमारा हुआ चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो फिर अभी तो आप सेम डे ही कर देना, बस एक ही दिन। वैसे स्टेप एक्विजिशन पूछा नहीं जाता है क्योंकि उसमें पूछने के लिए बहुत थोड़ा सा होता है। चलो ठीक है सर। क्लियर सबको? चलिए, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट है। पार्ट 1 की एक समरी लिख लो सब लोग। पार्ट 1 समरी, एक तो 3 चीजें पढ़नी है आपको। व्हेन 100% शेयर एक्वायर्ड, दूसरा व्हेन लेस देन 100% बट more than 50% acquired, तीसरा स्टेप एक्विजिशन। 5 चीजें आपने इसमें कैलकुलेट की है। कंसीडरेशन, गुडविल बार्गेन परचेज, एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली होल्ड शेयर्स यानी स्टेप एक्विजिशन, पांचवा ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आपने निकाली है, एंड छठा जर्नल एंट्रीज। ये आपकी पार्ट 1 की समरी है। पार्ट 1 कंप्लीट है। एक एग्जाम्पल करेंगे कल, और उसके बाद में पार्ट 1 हमारी तरफ से फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? लिख लिया सबने? चलिए, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल वापस क्लास में। रिपीट करके आना पूरा पार्ट 1 एक बार के लिए। कल एक कोशिश करेंगे बड़ा क्वेश्चन लेकर के पूरा पार्ट 1 क्लियर करने की।